गलवान वैली क्लैशेस। जी हाँ, लास्ट ईयर 15 जून 2020 को गलवान वैली में भारतीय सेना और चाइना के बीच में क्लैश थे और भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन खबर ये रही, हमारे 20 जवान, बहादुर जवान इसमें शहीद हुए और आज जहां पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ चाइना की इस कायराना हरकत को याद कर कर अपना रोष भी प्रकट कर रहा है। इस सब पर ज़्यादा बात करेंगे और बातचीत में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट कैप्टन अनिल गौर सर। सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा मैं द न्यूज़ नाउ में। नमस्कार जी सर, पूरा 1 साल हो गया है गलवान वैली क्लैशेस को। अभी भी जो भारत की जो जनता है उसके बीच में रोष आज के दिन भी देखा जा रहा है, क्योंकि जहां जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई और रोष भी जताया जा रहा है। इस पूरे 1 साल की अगर बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है इस समय, क्या पोजीशन ऑफ एडवांटेज के ऊपर है? क्या इसके ऊपर अपना आप व्यू रखना चाहेंगे? पहले तो सोमिल जी, मैं शुरुआत में श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उन 20 हमारे वीर जवानों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए। चीज़ ये है कि चीन को हम बिल्कुल उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते और ये बार बार बिल्कुल क्लियर हो गया है। जब भी हमने कोई बात कही है तब भी चीन ने पीछे से वार किया है। आप देखिए, जब ये गलवान से पहले जो लद्दाख, एंटायर लद्दाख का जो इंसिडेंट हुआ है, आप देखिए लद्दाख के इंसिडेंट के अंदर उससे पहले 90s में 2 बारी चीन के साथ समझौता हुआ बॉर्डर मैनेजमेंट का और उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया कि उसके अंदर की जी हम कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसके अंदर कि दूसरे देश के ऊपर कोई ऐसे हम मतलब कि कायराना तरीके से या कोई स्टेल्थली कोई ऐसी चीज़ करेंगे पर चीन ने वो नहीं देखा। और जब पेंडेमिक के दौर में उसने एकदम सारा का सारा जो अपना जो है लद्दाख के उधर जो जिस हिसाब से वो घुसा है वो सबके सामने है। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि हमारे वीर जवानों ने एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई और वो चीन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन आज तक ये अपने जितने उनके जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसके बारे में नहीं बता सकता। चीन और पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान ने भी जब करगिल युद्ध हुआ उसके अंदर अपने 5 साल तक उसके अपने कैजुअल्टीज़ ही नहीं बताई। घर वालों को यही नहीं पता था उनके घर वाले जो है घर का आदमी है कहाँ पे, और चीन ने भी वही किया। अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने 4 का जिक्र किया जी 4 मरे हैं। खैर, एज़ पर द मीडिया, एज़ पर द रशियन सोर्सेज, एज़ पर द अमेरिकन सोर्सेज, उनके अंदर कहते हैं जी कम से कम नहीं तो उनके 40 से 80 लोग की डेथ हुई है। एनीवे, ये बात हो गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 11 राउंड्स की टॉक हो गई और एक चीज़ एक प्लान फॉर्मुलेट हो गया कि देखिए जी हम पहले ये पेंगोंग लेक से जो है वो फिंगर 8 वाला जो मसला है वो प्लस ईस्ट ऑफ पेंगोंग जो ईस्ट कैलाश रेंज जो है उसका करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप होगा वो होगा जो हॉट स्प्रिंग्स गोगरा और ये गलवान वाला और फिर देपसांग प्लेन। अब हुआ क्या है, आप देखिए तकरीबन साल होने वाला है। साल के अंदर ये जो उसके बाद में जो ये विड्रॉल था, हिंदुस्तान की फ़ौजें और चीन ईस्ट कैलाश, जहाँ पे चीन जो था एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में था, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे ट्रुप्स ने सितंबर के महीने में ये जो कैलाश रेंज ऑक्यूपाई किया उस हिसाब से हुआ क्या कि चाइना कभी सोच नहीं सकता था। और चाइना का जो बेस है वहाँ पे वो मोल्डो बेस जो है वो पूरा का पूरा निगरानी के अंदर आ गया। और इवन जो उनकी जो पोजीशन थी जो फिंगर 4 तक जहाँ पर आए हुए थे वो भी अंडर हमारे पूरे एक्यूरेट फायर के अंडर आ जाती है। तो चीन ने कहा कि अच्छा जी अब ये पहले यहाँ से हम हटाएंगे। अब हिंदुस्तान ने मेरे हिसाब से एक गलती की कि उन्होंने ये नहीं मानना चाहिए था कि जी ईस्ट ऑफ कैलाश की जो कैलाश रेंज हम जो खाली कर रहे हैं वो उनको कहना था ठीक है जी पेंगोंग लेक और देपसांग और आगे का जो एरिया पहले वो खाली करें फिर हम ये करेंगे। या तो वैसे होता, चलो अब जो भी इन्होंने डिसीजन लिए। पर अब आप देखिए चीन ने किया क्या है। चीन अपने वहाँ पे जो एरिया है तिब्बत में जहाँ पे है वहाँ पे वो बेसिस बना रहा है।
आप डेप्सांग के डेप्थ में चले जाइए, शख्सगम वैली वगैरह में देख लीजिए, वहाँ बेसिस बना रहा है, कंक्रीट बेसिस बना रहा है अपने। अभी जो आपका लद्दाख का जो इनका एरिया है, वहाँ अपना तिब्बत का एरिया है जो वहाँ पे उसने एयर एक्सरसाइजेस की हैं। साथ में जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं कि वो अपनी जो आर्टिलरी है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, वो सारा बूस्टर कर रहा है वहाँ पे, अपने कम्युनिकेशन लाइंस ले कर रहा है। चीन अपने आप को पक्का कर रहा है वहाँ पे। और जो उसने करना था कि जी गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और जो बाकी जो इलाके हैं जिससे वहाँ से उसने वो वहाँ से विड्रॉ करना था, वहाँ पे कर ही नहीं था, ना कोई बातचीत कर रहा है। अब हिंदुस्तान ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया उनको, भाई आप करिए। अब इस दौरान में मेरे हिसाब से अब हिंदुस्तान को करना क्या चाहिए, क्योंकि आपने देखा कल और परसों ही हुआ है, G7 की मीटिंग हुई है और NATO की मीटिंग हुई है। उसके अंदर G7 में तो बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया उन्होंने कि उन्होंने चीन के खिलाफ खड़े होना है, और NATO ने भी ले लिया कि अगला जो एनिमी हमारा चीन है, रशिया नहीं है। अब हिंदुस्तान को जिस हिसाब से क्वाड के साथ जुड़ा है, हिंदुस्तान को अब ये इनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है कि चीन को जो है उसको एक जो मैसेज देने के लिए कि देखिए आप ये इसको कर लीजिए क्लियर, नहीं तो ये यहाँ पे हो सकता है कि कल आने वाले दिनों में देयर कैन बी अ मिलिट्री मैन्यूवर ऑल्सो, देयर कैन बी अ वॉर इन दीज एरियाज, सो दैट ये जो जब अगर आप इसको नहीं खाली करेंगे। अब ये जो चीज़ है इसके लिए प्लानर्स हमारे जो हैं उनको करनी है, क्योंकि चीन के मैं कहूँगा बार बार चीन का हम धोखे में आते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, क्योंकि हमारे जो प्लानर्स हैं वो सोचते हैं नहीं जी हमने अपना जो बार्गेन रखा है, एक मैं कहूँगा एक ऐसा मुल्क है जो हम जो कहते हैं उसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं। पर चीन ऐसा मुल्क नहीं है। आपने देखा साउथ चाइना सी में उसने क्या क्या किया हुआ है और किस हिसाब से चल रहा है। अब वो सारे जो ये आप देख लीजिए एशिया पैसिफिक के अंदर हर कंट्री को डेब्ट ट्रैप में डाल के अपने बेसिस बना रहे हैं वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान के लिए तो अच्छा यही रहेगा, प्रेशर बिल्डअप करें चीन के ऊपर कि भाई अब उस एग्रीमेंट जो किया उसके हिसाब से इधर आए। पर ये मेरे को लगता नहीं होगा। इसके दो वजह हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। एक, क्योंकि चीन का जो मंशा है वो चीन की मंशा ये है कि काराकोरम पास डेप्सांग से साथ ही है, काराकोरम पास वहाँ पे तक पहुँच जाए वो, वहाँ से जो इसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी सेफ्टी के लिए वो सारा का सारा एरिया जो है अपने कब्जे में ले ले। ये जो चीज़ है यही उसकी मंशा है पूरी। और ये सारा जो गेम प्लान है इसका कि भाई ये कभी अरुणाचल कभी इधर, इसके अंदर उसको इतना वो फ़ायदा नहीं है जितना इधर है, क्योंकि इधर इसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इसका एक ऑल्टरनेटिव रूट है सप्लाइज़ का, चाहे वो ऑयल सप्लाइज़ हैं चाहे वो उसकी सप्लाइज़ बाहर जाने का। क्योंकि अगर कल को कोई दुनिया के अंदर ऐसी बातचीत हो जाती है कि मुल्क चीन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं तो मलक्का स्ट्रेट्स वगैरह ब्लॉकेड हो सकता है, तो चीन का सारा माल रुक जाएगा वहाँ पे। इसीलिए चीन आप देखिए इवन बांग्लादेश से साथ बातचीत कर रहा है, फिर म्यांमार के साथ कर रहा है कि भाई वहाँ पोर्ट मिल जाए, पोर्ट के थ्रू वहाँ से एक रोड बना ले वो राइट अप टू चीन। और ये जो इन्होंने यहाँ पे किया है ये पाकिस्तान के अंदर, तो ये इसीलिए किया है ताकि वो ऑल्टरनेट रहे। तो ये जो चीज़ है उसके लिए वो उसकी मैं कहूँगा एक्लीज हील है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो उसकी एक्लीज हील है। हिंदुस्तान को प्रेशर डालना चाहिए उसके ऊपर। आपको अब ये देखना पड़ेगा कि आप प्रेशर किस हिसाब से डालें। बाकी मुल्क जो हैं, एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो हुई है NATO और G7 की, आप क्वाड के अंदर ऑलरेडी हैं, आप उनके साथ मिल के चीन के साथ प्रेशर डालें ताकि वो डेप्सांग प्लेन जो है और वहाँ से वो विड्रॉ करें। सर, आपने जिस तरह कहा कि प्रेशर डाले भारत चीन के ऊपर और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फर्दर, लेकिन इसी बीच आपने ये भी कहा कि कैजुअलिटीज़ को भी छुपाया गया था। पास्ट आप चले गए जब इंडिया और पाकिस्तान की करगिल वॉर हुई थी, उस समय भी पाकिस्तान ने अपनी कैजुअलिटीज़ को छुपाया था, और गलवान वैली के बाद चाइना ने भी कैजुअलिटीज़ को छुपाया था। हालांकि 8 मंथ्स के बाद उसने बताया कि इस किस्म के नंबर जो हैं वो उसने बताए। तो आखिर किस बात का डर था चाइना को? 8 मंथ क्यों लगा दिए? किस बात का डर था, आपको क्या लगता है? देखिए, चीन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चीन के जो सैनिक हैं वो हिंदुस्तान की तरह नहीं है। मतलब कि वो जैसे हमारे सैनिक जो हैं वो आते हैं 20 साल की सर्विस करने के लिए फ़ौज के अंदर भर्ती होते हैं, वो नहीं है। वहाँ पे कंस्क्रिप्शन है। जो भी जवान है, जो भी नौजवान है, मैं कहूँगा कॉलेज में जब पढ़ता है, कॉलेज के बाद जब वो करता है, उसको 3 साल लगाने पड़ते हैं उसके अंदर।
3 से 5 साल उसने लगाने ही लगाने हैं फौज में। तो वो जो लोग हैं वो, और आपको पता है चीन के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, हर घर के अंदर एक एक बच्चा है। अब वो जो लोग हैं, एक तो उनमें लड़ने की क्षमता इतनी नहीं बनती, क्योंकि वो कहते हैं यार मैं तो 3 साल के लिए आया, मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं 3 साल के बाद मैंने जाना है, छोड़ो पर यार किसी तरीके से इसके अपना पाला झाड़ो। ऐसे ऐसे वीडियोस भी सामने आए, आपने देखा कि जहाँ चीन सैनिक रो रहे हैं जब बसों में वो जा रहे हैं, कि अब क्या वो सही है क्या नहीं है, ये तो अब चीन जानता है, वो बेहतर जानता है, पर हमें ये पता है कि ये वो सही है, क्योंकि चीनी सैनिक के अंदर लड़ने की वो क्षमता नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट कन्विंस्ड कि ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज कंट्री। उसको लगता है कि मैं सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए, मुल्क के लिए नहीं लड़ रहा, जैसे हमारे जज्बा है हमारे लोगों में। तो वो जो चीज़ है उसके अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ, चीन घबरा गया कि अगर ये सब बताएगा कि जी यहाँ 80 सैनिक मर गए हैं, पहले तो एक इतना अपने अंदर जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही इतना वो उसके जीपिंग के खिलाफ खड़ा हो जाएगा एक तबका, वो कहेगा यार आप क्या कर रहे हैं, आप तो सबसे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आप कहते हैं अपने आप को सबसे ताकतवर फौज है, तो ये 80 सैनिक मर कैसे गए, पहली बात तो ये बताइए। और वो भी बेयर हैंडेड, ना कोई वहाँ गोली चली, ना कोई वहाँ तोप चली, ना कोई मोटर चला, बेयर हैंडेड मारे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सदमे की बात है उनके लिए। फिर दूसरी बात, जब ये अनाउंस करेंगे कि 80 सैनिक मर गए, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी घर वाले हैं, जो मतलब कि बाकी लोग हैं जिनके बच्चे फौज में भर्ती हुए हैं, वो सारे उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो एक जो अंडर करंट चलेगा उसके अंदर, चाइना के अंदर, वो जीपिंग के खिलाफ चलेगा। इसीलिए उन्होंने उसको छुपा के रखा, बताया ही नहीं कि जी हमारे कितने सैनिक मरे, और आज तक नहीं बता रहे टोटल नंबर कितने हैं। और मैंने जैसे आपको बताया, ये वेस्टर्न मीडिया से आ गया है कि तकरीबन उनके 40 से 80 के बीच में 100% कैजुअल्टी हुई है उनकी, ये तो पक्का है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है चीन इसीलिए नहीं बताना चाहता, वो अपने आप को अपने मुल्क में ये दर्शाना चाहता है, जीपिंग दर्शाना चाहता है कि मैं जो हूँ, मैं वो उसी हिसाब से, वो जो पुराने टाइम का एम्परर था जो चीन का, सारी दुनिया हमारे कब्ज़े में है और हम सबसे ताकतवर हैं। कैप्टन साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद इंडिया और चाइना का जो फ्यूचर रिलेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप जो है ना, अब वो उसके अंदर एक बड़ा सी चेंज हो। आपने देखा जब ये गलवान इंसिडेंट हुआ, एकदम ऐप्स बंद हो गए, उनके बिज़नेस वगैरह बंद हो गए, और अभी भी कई जगह से बंद है। पर एक जो सबसे बड़ी, हिंदुस्तान को ही नहीं मैं कहूँगा दुनिया को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने चीन को एक इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बना दिया है किसी भी चीज़ का। आप देख लीजिए, क्योंकि चीन के अंदर हुआ क्या, जब ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी रिचर्ड निक्सन ने खेल के, और किसिंगर और निक्सन के जब चाइना के साथ ताल्लुकात इन्होंने किए, और उन्होंने उस टाइम जितनी इनकी इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी वहाँ भागनी शुरू हो गई। वहाँ से सस्ता माल बनता था, वो अपने प्रॉफिट्स के लगे रहे, पर उनको ये नहीं समझ आई कि देखिए चीन भी ताकतवर बन रहा है। और अब हो क्या गया है कि चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग बेस है। अब दुनिया के अंदर अगर सपोज आज आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप लीवाइज ले लीजिए, आप ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ले लीजिए, आप कोई चीज़ ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चीन उसका आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, वो चाइना है। ब्रांड चाहे वो अमेरिकन है, ब्रांड चाहे यूरोपियन है, ब्रांड चाहे यूके का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, चाइना है। अब एकदम वो नहीं बंद कर सकते, क्यों? अगर वो बंद करेंगे तो अपने आप को भी क्षति होती है। तो इसलिए वो कहते हैं ना, फंसे हुए वो सारे कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ भी यही हुआ, आपने बंद तो किया, पर अब देन यू रियलाइज़ कि यार आप नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, फार्मास्यूटिकल में जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ से आ रहा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफ़ी रॉ मटेरियल वहाँ से आ रहा है। तो आप बाकी चीज़ें चाहे बंद कर दें, पर जो रॉ मटेरियल आपका आ रहा है, आप अगर उसको बंद करेंगे तो आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है। तो इसलिए वो अपने करना है। तो एक जो चीज़ ये हो गई कि एक सी चेंज इसमें हो गया कि जिस हिसाब से हम वो हिंदी चीनी भाई भाई था, वो तो ख़त्म हो गया, अब तो भाई भाई नहीं रहा। दूसरी बात ये हो गई कि अब हम जो हैं, हमें पता लग गया कि हमने जो हमारी डिप्लॉयमेंट जो है लद्दाख में पहले जो इस एरिया में थी, इसमें हमारा क्या होता था कि हम सर्दियों में इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं होती थी कि हम कहते थे ठीक है जी, क्योंकि चीन के साथ पैक्ट हुआ है। तो अब वो पैक्ट वैक्ट तो है नहीं, कुछ नहीं। अगर आप दोबारा पैक्ट भी कर लेंगे तब भी उसका कोई पता नहीं कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए आपकी डिप्लॉयमेंट जो है वो आपने रखनी है।
आप देखिए अभी हमारी फ़ौज जो है वो लाइट टैंक्स के पीछे जा रही है, और वो रशियन, जैसे अखबारों में आया कि रशियन टैंक्स के ले रही है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ के लिए डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए। इसलिए वो जो ब्लास्टर आप करना है वो करना ही करना है आपको, चाहे आप माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाएं, चाहे आप वो बैटल ग्रुप बनाएं, जैसे भी करें, पर इक्विपमेंट आपको चाहिए वहाँ, क्योंकि अब आप चीन के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि चीन कभी भी किसी टाइम पे भी आता है। और अब जो हमारा पहले था कि एक टू फ्रंट वॉर जो है वो अब रियलिटी है कि हम टू फ्रंट वॉर ही नहीं, हम टू फ्रंट डिप्लॉयड हैं, वेस्टर्न फ्रंट भी और ये इधर चाइना लद्दाख में भी, और ईस्टर्न मैं कहूँगा इवन अप टिल अरुणाचल प्रदेश भी, तो ये डिप्लॉयमेंट है ही है। तो इसके लिए अब देश के अंदर, अब देखिए हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। हम जो है देश, क्योंकि हमारा देश उस हिसाब से समर्थ नहीं था, तो हम फ़ौज की जो है या आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट बड़ा सोच समझ के करते थे। हम कहते नहीं यार कहीं और पैसे लगाने हैं, हेल्थ में लगाना है या एजुकेशन में लगाना है या डेवलपमेंट में लगाना है, रोड बिल्डिंग वगैरह में लगाना है, उसमें लगा लें। पर अब हमें वो जो है वो कटौती करके इधर करना ही पड़ेगा। हमें एक जो अभी जो आने वाले सालों में हमें डिफेंस की जो है ना, हमारा जो डिफेंस है उसको ब्लास्टर करना ही पड़ेगा, हम चाहे नहीं भी चाहें तो। और बाकी ये है कि हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो बनाना पड़ेगा, ताकि हम एक ऑल्टरनेटिव दे दें दुनिया की सब कंपनीज़ को कि देखिए भारत के अंदर जो है वो एक नया ऑल्टरनेटिव बेस आ गया, आपको चीन नहीं, आप हिंदुस्तान में शिफ्ट हो जाए। कैप्टन साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद कई सारी वीडियोस भी आई थी, कई सारी सैटेलाइट की मदद से वीडियोस लाई गई थी, गूगल अर्थ की मदद से वीडियो लाई गई थी, और इसके ऊपर एनालिसिस भी किया गया था, और ये भी देखा गया था कि 50 मीटर की जो रेंज थी उसके LAC से अंदर जो थी वो चाइना की आर्मी आई थी, और ये भी पूरी तरह से साफ़ हुआ था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या चाइना पूरी तरह से अब ये स्ट्रैटेजी बना रहा है कि इंडिया को, जो पीसफुल इंडिया के बीच में सब कुछ चल रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जाए? क्या यही स्ट्रैटेजी है? देखिए, ये तो आपको मान के चलना है कि पाकिस्तान वही करेगा जो चीन चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है अब चीन का पिट्ठू है, कर्ज़े में डूबा हुआ है। सऊदी अरेबिया को देने थे $2 बिलियन, उसने चीन से मांगे, और आगे भी इसने इतना कर्जा ले लिया है चीन से, क्योंकि अब तो गोदावरी पोर्ट जिस तरीके से श्रीलंका ने अपना पोर्ट दे दिया 99 ईयर रिलीज़ पे, ऐसे ही वो भी इलाका करना है। हो सकता है, मेरे को लगता है आने वाले दिनों में हो सकता है शायद कराची का पूरा शहर ही ना दे दे। तो ये तो आपको मान के चलना है। अब चीन चाहेगा कि प्रेशर जो है हिंदुस्तान के ऊपर बिल्डअप रहे, ताकि हिंदुस्तान का अपना जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जो हमारा जो बेस उस हिसाब से ना बढ़े। देखिए, ताकत कहाँ से आती है? ताकत तब आती है जब आपका बिज़नेस जो है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है, ट्रेडिंग जो है, वो सारी की सारी बढ़े। उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि पैसा क्यों चाहिए? आपने सर्विसेज बिल्ड करनी है, आपने रोड बिल्ड करनी है, आपने एरियाज़ बिल्ड करने हैं, आपने जगह बिल्ड करके उस हिसाब से चलाना है उसको। आपने अपने जो बिजली का है पैदावार बिल्ड करनी है, जो कुछ भी, उसके लिए पैसा चाहिए। अब जब आपको अपने डिफेंस ब्लास्टर करना पड़ेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? अब आप कर्जा तो कहीं से लेंगे नहीं ना, यही करेंगे कि आप इस जेब से निकाल के भाई डिफेंस की जेब में डालेंगे, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। अब चीन का जो मेन जो मुद्दा मैंने आपको बताया, ये जो लद्दाख का जो रीजन है हमारा, और जो शख्सगाम वैली जो ऑलरेडी उसने ऑक्यूपाई की है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं उसकी। एक चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर है, दूसरा वाटर रिसोर्सेज जो है वहाँ, ग्लेशियर। देखिए, ये जो एरिया है ये पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ है, और इसके अंदर इतना पानी है क्योंकि चीन अगर कल को माइक्रोचिप्स अपने बनाना, क्योंकि आजकल पता है आपको, देखिए माइक्रोचिप कहाँ बनता है? अमेरिका में, और वो टेक्नोलॉजी अमेरिका कहीं नहीं दे रहा। चीन को कुछ भी बनाना है, उसको माइक्रोचिप वहाँ से खरीदने हैं। चीन चाह रहा है कि वो माइक्रोचिप बनाए, उसके लिए पानी चाहिए। पानी कहाँ है? चीन में तो है नहीं, उधर तो यही है, यहाँ से वो डाइवर्ट करना शुरू करेगा। और तीसरी बात जो है, ये अपने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेप्थ भी मिल जाएगी उसको, साथ में अपने जो दूसरे एरियाज़ को डेप्थ मिल जाएगी उसको, कि इस एरिया के ऊपर पूरा दबाव रखेगा। और जिस हिसाब से हम चाह रहे थे कि भाई हम काराकोरम पास, अब बिल्कुल जो हमारा दौलताबाग ओल्डी एयरफील्ड है बिल्कुल पास है उसके, हम चाह कि भाई आगे हम काराकोरम पास, क्योंकि वो तो हमारे इलाके में है, हम उसके ऊपर अपने बेस वगैरह बनाए, उसके अंदर हमें अब दिक्कत आएगी। तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम सैचन ग्लेशियर से विड्रॉ कर जाएँ, इस एरिया से विड्रॉ कर जाएँ, ये एरिया इनके कब्ज़े में आ जाए, ताकि फ्री मूवमेंट जो है चीन और इसकी आराम से चलती रहे। वो सबसे बड़ा उनका एक एक्सिस बना हुआ है। और उसके लिए आप देखेंगे, पाकिस्तान आज जम्मू कश्मीर है, कल हो सकता है राजस्थान हो, परसों गुजरात हो, पर उसके बाद कोई और जगह हो, पाकिस्तान लगा रहेगा।
बंद नहीं होगा। और चीन ने आप देखिए किस हिसाब से वो नक्सल को तैयार कर रहा है। उसके अपने अभी जो एक बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर उन्होंने एक अभी चीनी को पकड़ा जिसके पास इतने सिम थे और लैपटॉप था उसके अंदर। अब जो इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा वो पता लगेगा कि वो क्या कर रहा था, ठीक है नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं चलती रहेंगी। ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आराम से बैठ के अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चले, बिकॉज चीन नहीं चाहता कि इस एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी उसके मुकाबले में खड़ा हो। और एशियन कॉन्टिनेंट में कोई नहीं जब खड़ा होगा तो वो चैलेंज कर सकता है अमेरिका को भी और उसको भी, रशिया को भी। और इसीलिए ये सारा मद्देनज़र रखते हुए ये नेटो देश जो हैं अभी इकट्ठे हो गए हैं। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे डिफेंस एनालिस्ट कैप्टन अनिल गौर। और गलवान वैली के जो क्लैशेस हुए थे उसको आज एक पूरा साल हो गया है, और इंडिया किस तरह से चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके ऊपर भी खास अपने व्यूज़ कैप्टन साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं। और हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।